नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, हमने कंप्यूटर की एक क्लास करा दी है और ये दूसरी क्लास है और 2 ही क्लास में पूरी की पूरी कंप्यूटर खत्म है। दोनों क्लास भाई आधे-आधे घंटे की है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। लेकिन इस क्लास को करने के बाद कंप्यूटर में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और इसका हैंड रिटेन नोट्स मेरे पास है, अगर तुमको चाहिए तो मैं दे दूँगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात है ही नहीं। तुमको अगर चाहिए तो 7752868599 पे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, तुमको मैं तुरंत का तुरंत पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करा दूँगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत तुमको मदद मिलने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14-15 पेज में खत्म हो जा रही है पूरी की पूरी पीडीएफ और तुमको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट में जब तुम्हारा पेपर होगा, एक बार रिवीजन करके चले जाना, दे के आना, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा, तो फिर पढ़ाना छोड़ दूँगा मैं। बात समझे? चलो, अभी क्वेश्चन को सॉरी अभी आगे हम पढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ तक चीज़ों को करा दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ तक हो गया है। ये हमने मेमोरी की बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। ये दोनों बहुत एसेंशियल पार्ट है ना? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। चलो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम नहीं, सबसे पहले हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर का मतलब ये है कि कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के जितने भी अंदर के पार्ट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, पार्ट्स। ठीक है? हार्डवेयर होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर का वो भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा यूजर के साथ सीधा संपर्क बनाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना? जो यूजर के साथ सीधा संपर्क बनाता है, उन सबको क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, पेरीफेरल डिवाइसेस। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें कौन पेरीफेरल डिवाइसेस नहीं है या इनमें कौन पेरीफेरल डिवाइस है। तो कंप्यूटर से बाहर से जोड़ी जाने वाली कोई भी इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस पेरीफेरल डिवाइस कहलाती है। देखो, कंप्यूटर के बाहर से तुम कुछ भी जोड़ो, जैसे तुमने स्पीकर जोड़ दिया, तुमने माउस जोड़ दिया, तुमने कीबोर्ड जोड़ दिया, तो ये सारी चीजें तुम बाहर से जोड़ रहे हो, तो ये पेरीफेरल में आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो सीपीयू होता है वो पेरीफेरल नहीं होता है। तुमको लगे कि सीपीयू तो हमारा बाहर होता है, तो वो तो पेरीफेरल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। भले वो बाहर है, लेकिन है वो कंप्यूटर का पार्ट ही। उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीयू और मदरबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर के मुख्य आंतरिक भाग है। यहां तक बातें क्लियर है भाई? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम बात करेंगे, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब देखो, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है एक तरह का वो मशीन है, लेकिन ये मशीन चलेगी कैसे, कौन इसको चलाएगा? तो उसको चलाने वाला ये सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर तो एक तरीके की मशीन है, लेकिन इसको चलाने का काम कौन करेगा? ये सॉफ्टवेयर करेगा। जैसे ऐसे समझो कि हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर हमारा हड्डी, मांस और खून, ब्लड, ये सारी चीजों से बना है। तो ये एक तरह का हमारा हार्डवेयर है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? वो है मस्तिष्क, दिमाग। तो दिमाग हमारा सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है। बात समझेगी नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई, इसको समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, यह प्रोग्राम का समूह होता है। ठीक है? अब देखो, सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मोबाइल लेने जाते हैं, तो उसमें क्या सॉफ्टवेयर पड़ता है। सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद ही हमारा मोबाइल खुलता है। कंप्यूटर लेने जाओगे, है ना, उसमें भी सॉफ्टवेयर डालेगा वो, विंडो 11, विंडो 7, ये सारी चीजें, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं।
वो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सॉफ्टवेयर, ओएस जैसे एम डॉस हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस, ये सारे क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एम एस डॉस हो गया, विंडो 95 98 एक्सपी 10, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सारे क्या होते हैं भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा भाषा अनुवादक जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तथा डिवाइस ड्राइवर भी इसी के भाग होते हैं। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ कंपाइलर। चलो इसकी थोड़ा आगे बात करेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, और ये असेंबलर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देखो। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर का काम भी होता है, ठीक है, कंपाइलर का काम भी ये होता है, इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है। आगे हम देखेंगे, टेंशन की बात नहीं। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। किस पे आ जाते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे। यूजर की विशेष अवस्थाओं के लिए बनाया गया प्रोग्राम। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब है, तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है ना, चैट जीपीटी है, और गूगल जेमिनी है। ये सारे क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, यूजर की विशेष अवस्थाओं के लिए बनाए गए प्रोग्राम। जैसे वर्ड प्रोसेस हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पैकेज, वेब ब्राउजर, गेम, स्प्रेडशीट, ये सारी चीजें, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी होंगे तुम्हारे मोबाइल में, तब भी तुम्हारा मोबाइल रन करेगा, क्योंकि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की मरम्मत को करे, है ना, कोई खराबी, कोई कमी, कोई वायरस आ गया, तो ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसको खत्म करते हैं, उसको हटाते हैं। बात समझेगी नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर की सुरक्षा, रख रखाव से जुड़े सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, बैकअप प्रोग्राम, गूगल ड्राइव वगैरह, डिगबग, ये सारी चीजें। तो ये सारे सॉफ्टवेयर तुम समझ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, और थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे हम एक बग होता है, बग को देखते हैं। बग का मतलब है कि प्रोग्राम या कोडिंग में आने वाली दिक्कत या त्रुटि को बग कहा जाता है। कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई हम कोडिंग कर रहे हैं, उसमें जो त्रुटि आ गई, उसमें जो एरर आया है, उसको बग बोला जाता है। डीबग का मतलब क्या होगा कि उस प्रोग्राम कोडिंग में होने वाली त्रुटि को हटा देना, ढूंढना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको हटाना, वो डीबग बोला जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ गया होगा। प्रोग्राम में होने वाली इस त्रुटि को ढूंढकर उसे दूर करने की प्रक्रिया को डीबग कहा जाता है। आगे बढ़ो भाई, कंप्यूटर के प्रकार की बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, यहाँ से कहीं ना कहीं तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही है। बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलो, अब हम कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो कार्य प्रकृति के आधार पर कंप्यूटर होता है, और दूसरा साइज के आधार पर कंप्यूटर होता है। अगर कार्य या प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो पहला आएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब नॉर्मली काम जिससे होते हैं, ऐसे समझो कि भौतिक इकाइयां, जैसे तापमान को मापना है, दाब को नापना या लंबाई को मापना है, तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे घड़ी हो गया, थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे फिर। यहाँ पे दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर कार्य करने वाले कंप्यूटर,
सारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। जैसे आज के समय का पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर। आज की जनरेशन में जो भी कंप्यूटर, जो भी मोबाइल फोन काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर पे आधारित हैं। बात समझ आई? डिजिटल कंप्यूटर पे सारे के सारे आधारित हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों गुण हो, जैसे स्पीडोमीटर, ईसीजी मशीन, जिसमें डिजिटल और कौन सा था ये, एनालॉग, दोनों गुण मौजूद हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे स्पीडोमीटर, ईसीजी, ये सब सारी चीजें। ये तो हमने बात कर ली कार्य प्रकृति के आधार पर। अब हम साइज के आधार पर बात करें, तो पहला हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। यह बहुत छोटे और पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी इनको ले आया ले जाया जा सकता है। इनका विकास 1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर के आने पे हुआ था। इनके उदाहरण कौन से? ये लैपटॉप हो गया, पॉमटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्या आते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर का मतलब ये हो गया आकार में माइक्रो कंप्यूटर के बराबर, लेकिन एक से अधिक प्रोसेस युक्त बड़े ऑफिसों में प्रयुक्त होने वाले, जैसे HP 9000, RISC 6000, ये सारे मिनी कंप्यूटर में आते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर है तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। भारी मात्रा में जब डाटा का प्रोसेसिंग होता है, जैसे बैंकों में, रेलवे, आरक्षण केंद्रों पे, या अनुसंधान में, जैसे इसरो, है ना। तो ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है जब हमको बहुत ज्यादा डाटा प्रोसेस करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल क्या है? यूनिवैक 1210, IBM 390, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और चौथा तुम्हारा आता है सुपर कंप्यूटर, सर्वाधिक शक्तिशाली महंगे कंप्यूटर है। भारत भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये प्रत्यूष है। कौन सा है? प्रत्यूष। और वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में परम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां तक सारी चीजें तुमको समझ में आ गई हैं, है ना। चलो, हाँ, यहाँ पे ये भी देख लो कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मापन इकाइयां हैं। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना भाई। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ये तुमको पूरी की पूरी PDF हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी। अभी लास्ट में मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे ये हैंड रिटन है, बट अभी का ये समझो कि अभी इसी में से तुमको पढ़ना है। सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कंप्यूटर की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की भाषा, तो तीन तरह की कंप्यूटर की भाषा है। पहले होती है मशीनरी भाषा, दूसरी होती है असेंबली भाषा, और तीसरी होती उच्च स्तरीय भाषा। तीन तरह की भाषाएं। मशीनी भाषा क्या है? यह कंप्यूटर की मूल भाषा है जो केवल 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। कंप्यूटर इसे बिना किसी अनुवादक के सीधे समझ लेता है। मशीनी भाषा क्या है? कंप्यूटर की मूल भाषा है जो 0 और 1 को समझती है, या 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। कंप्यूटर इसे बिना किसी अनुवादक के, बिना किसी कंपाइलर के आराम से समझ लेता है। मशीनी भाषा क्या है? 0 और 1 में लिखी जाने वाली भाषा मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर इसे बिना किसी अनुवादक के सीधे समझ लेता है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं असेंबली भाषा। इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे बाइनरी के स्थान पर विशिष्ट निमोनिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़ के लिए ऐड नाम, बदलने के लिए आर्यन। इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। असेंबली भाषा असेंबली भाषा कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, मतलब 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल होता है ना।
अब देखो यहाँ पे हमारा सोर्स प्रोग्राम असेंबली भाषा यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे हमने असेंबलर लगाया और जैसे ही असेंबलर लगाया तो यही असेंबली भाषा जो है वो किस में चेंज हो गई, मशीनी भाषा में चेंज हो गई, है ना। फिर आगे हम आते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। इसे आसानी से समझा और प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जा सकता है, आसानी से समझा भी जा सकता है और उपयोग भी किया जा सकता है। इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। HLL का कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें समझ गए होगे। अब आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में। सबसे पहली भाषा आती है फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, FOR से क्या हो गया, फॉर्मूला, TRAN से ट्रांसलेटर। इसका विकास हुआ था 1957 में जॉन बैकस द्वारा। फोर्ट्रैन का आविष्कार किसने किया या फोर्ट्रैन का विकास किसने किया, तो जॉन बैकस ने किया था। यह विश्व की पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक एवं गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए होता है। फिर आते हैं बेसिक। दूसरी भाषा कौन सी है, बेसिक है। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। विकास कब हुआ है, 1964 में जॉन केमनी द्वारा इसका विकास किया जाता है, बेसिक का। इसको भी याद रखना, जॉन केमनी। बेसिक, बेसिक जॉन केमनी। फोर्ट्रैन किसने की थी, जॉन बैकस। ठीक है, इसे अन्य भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आता है कोमल, कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। मध्यम स्तर के छात्रों के शिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया गया। फिर आगे हम प्रोलॉग की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। विकास 1973 में हुआ। इसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक कार्यों में होता है। अभी का जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको बनाने में प्रोलॉग, ठीक है, लैंग्वेज का विकास होता है जो 1973 में फ्रांस में किया गया। आगे हम बात करेंगे C और C++। बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची द्वारा विकसित हुआ। यह अंग्रेजी भाषा में बहुत मिलती जुलती लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, C+, है ना। फिर आते हैं पास्कल। 1971 में स्विट्जरलैंड के निकोलस विर्थ द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रोग्रामर्स को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना है। फिर आता है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज, व्यवसायिक कार्य के लिए। अन्य है जावा, लोगो, एल्गोल, ये सारी चीजें। तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जो कब इनका विकास हुआ, किसने इनको विकसित किया, वो सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार और तुम पढ़ोगे तो भैया तुमको एकदम से सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। किस पे आ जाएंगे भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। चलो, सबसे पहले तो आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स द्वारा की गई। MS ऑफिस एक अत्यंत लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। एक MS वर्ड होगा, MS पावर पॉइंट होगा, MS एक्सेल होगा। MS वर्ड, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे पत्र लेखन, बायोडाटा आदि तैयार करने में होता है, सब लोग जानते हैं। इसका एक्सटेंशन DOC या DOCX है। .DOC मतलब लास्ट में इसमें .DOC लिखा रहेगा या .DOCX लिखा रहेगा, तो उसे समझ जाओगे कि ये MS वर्ड है। MS पावर पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें स्लाइडों के प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। इसके एक्सटेंशन जो है वो .PPT है या .PPTX है। पावर पॉइंट को यही तो बोलते हैं, PPT, है ना। बताओ भाई, पावर पॉइंट को क्या बोलते हैं, PPT ही बोलते हो तुम, या तो PPTX बोलेंगे, है ना। फिर आ जाते हैं MS एक्सेल पे। इसका उपयोग डेटा रिकॉर्ड रखने और जटिल गणितीय गणनाओं के लिए स्प्रेडशीट या वर्कशीट बनाने में होता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करने से पहले इक्वल का लगाना बहुत जरूरी होता है ना। पूरा पेज वर्कशीट कहलाता है तथा कई वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बनाती है। ठीक है, पेज ग्रिड लाइनों में विभाजित होता है जहां रो और कॉलम के कटान बिंदु को सेल कहते हैं। इसका एक्सटेंशन .XLX
ये डॉट एल एक्स एल एस एक्स, है ना, ऐसे होता है। जैसे ये भाई रो है, ये कॉलम है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ये, इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है ना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे ये बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी चीजें तुमको समझ में आ गई होगी आराम से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ देखो, ये यहाँ पे मैंने अभी तुमको बताया महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन जो है डॉक्स, डॉक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है, किसका है भाई, एमएस ऑफिस का है, एमएस वर्ड का है ना। टीएक्सटी प्लेन टेक्स्ट के बारे में है, जेपीजी जीपीजी ईमेल फाइल है, पीपीटी पीपीटीएक्स क्या, पावर पॉइंट, है ना। MP4 वीडियो फाइल है, जेआईपी कंप्रेस्ड फाइल है, एक्सएलएक्स एक्सेल फाइल है ना। ये सारी चीजें तुम जानते हो बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखो कुछ संक्षेप वर्ण हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लो। देखो ARPANET जो है ये यूएसए की पहली इंटरनेट कंपनी है। पहली बार इंटरनेट किसने चालू की, तो ARPANET है ना, इसने पहली बार इंटरनेट सेवा प्रदान की थी। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टरी एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, है ना। GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। कहते हैं कि हमारे मोबाइल में GPS सिस्टम है या हमारे गाड़ी में GPS है। GPS का मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। SMTP का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये SSC CGL SSC GD इनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है भाई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। BIPS का फुल फॉर्म बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। GPRS का मतलब जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसको भी ध्यान रखना, SMS, है ना। देखो तीन चार चीजें ध्यान रखो, मैं तुमको बता देता हूँ। एक FTP ध्यान रखो, है ना। HTML ध्यान रखो, एक GPS ध्यान रखो, एक SMTP ध्यान रखो, है ना। एक STTP ध्यान रखो, एक ATM ध्यान रखो, और एक GPRS और एक SMS। यही पांच चीजें, छह चीजें तुमको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इधर भी आ जाना, इधर भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। जैसे पैन का याद रखना है तुम्हें, पैन का कभी कभी पूछ लेता है। पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। UPS का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ISP। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, है ना। सिम का मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है ना। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। NEFT का मतलब क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट केस कंट्रोल+A ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल+C कॉपी होता है, कंट्रोल+A फाइंड होता है, कंट्रोल+N न्यू फाइल होता है, कंट्रोल+P प्रिंट होता है, कंट्रोल+V पेस्ट होता है, कंट्रोल+Y रेडो होता है। देखो एक अंडो होता है, एक रेडो होता है ना, दोनों एक दूसरे को उल्टे। कंट्रोल+X करोगे तो क्या हो जाएगा, कट होता है ना। कंट्रोल+Z करोगे तो क्या होता है, अंडो होता है ना। कंट्रोल+M क्लोज डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+ESC ओपन स्टार्ट मेनू होता है, कंट्रोल होम गो टू टॉप पेज, है ना। शिफ्ट पर डिलीट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे और नीचे आओगे तो F3 का मतलब फाइंड फोल्डर या फाइंड फाइल।
F7 का मतलब स्पेलिंग ग्रामर चेक। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड टेक्स्ट होता है, कंट्रोल प्लस डी डिलीट होता है ना, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस ओपन होता है, कंट्रोल प्लस एस सेव होता है, कंट्रोल प्लस एक्स एक्स कट होता है, कंट्रोल प्लस जे अंडू होता है, कंट्रोल प्लस सॉरी अल्ट प्लस F4 क्लोज एक्टिव प्रोग्राम, इसको ध्यान रखेंगे भाई। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस होता है, कंट्रोल प्लस इंड क्या होता है, गो टू इंड पेज, F1 हेल्प विंडो, F5 रिफ्रेश, F12 सेव एस। F5 अगर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से थोड़ा सा चीजें बढ़िया तुमको मिलेंगी, है ना, यहाँ से चीजें तुमको थोड़ा बेहतरीन चीजें मिलेंगी। यहाँ से नेटवर्क और संचार की बात करेंगे, नेटवर्क का इतिहास भी देखेंगे, कहाँ से नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क वो है जो हमारे घरों तक आता है। चलो भाई, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। दो कंप्यूटर है, कोई यहाँ पे रखा है, कोई कहीं और रखा है, उनके बीच जब डेटा का और सूचना का आदान प्रदान होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्क के लिए जरूरी है सर्वर। सर्वर क्या होता है, वह मुख्य कंप्यूटर जो अन्य सभी जुड़े हुए कंप्यूटर को नेटवर्क और सेवाएं प्रदान करता है। देखो ऐसा होता है कि जैसे तुम बैंक में जाते हो, है ना, बैंक में तुम गए, अब बैंक में गए तो वहां का मैनेजर तुमसे कहता है कि देखो भाई आज सर्वर नहीं चल रहा है। सर्वर का मतलब ये वो नहीं बोलना चाह रहा है कि आज नेटवर्क नहीं है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा मेन कंप्यूटर है, जो इस पूरे एसबीआई बैंक का मेन कंप्यूटर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस मेन कंप्यूटर से भारत के अंदर जितने भी एसबीआई में कंप्यूटर रखे हैं, सारे के सारे कंप्यूटर को नेटवर्क वही प्रदान करता है ना। तो सर्वर का मतलब क्या है, वह मुख्य कंप्यूटर, वह मुख्य कंप्यूटर जो अन्य सभी जुड़े हुए कंप्यूटर को नेटवर्क और सेवाएं प्रदान करता है। बात समझेगी नहीं, सर्वर का मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क नहीं आया, नेटवर्क नहीं है। सर्वर का मतलब ये है कि हमारा जो मेन कंप्यूटर है भैया वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप कल आए, कल आपका सारा काम हो जाएगा। फिर आगे आते हैं नोड्स पे। सर्वर से जुड़े हुए अन्य अंतिम कंप्यूटर या बिंदुओं को नोड कहा जाता है। अब देखो इस सर्वर से, सर्वर का मतलब मेन कंप्यूटर, अब मेन कंप्यूटर से और जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो बोले जाते हैं नोड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ चलते हैं भाई, संचार के तरीके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, संचार के तरीकों की हम बात करेंगे। तो पहला तो आता है सिंपल मेथड, इससे डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर हो सकता है, प्रति उत्तर संभव नहीं है। अच्छा, संचार के तरीके कैसे एक दूसरे से तुम चीजों को भेजोगे वो पूछ रहा है। तो एक तो होता है तुम्हारा सिंपल मेथड, इसमें डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है, एक ही दिशा में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जैसे टीवी है या रेडियो है, उसमें भी डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसमें केवल वही लोग हमको चीजों को बताएंगे, उसका उत्तर नहीं दे सकते। कि अभी पता लगा कोई न्यूज में बता रहा है कि 2000 की नोट में चिप है, तो हम तुरंत उसको समझाना है, उसका तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं पता लगेगा, है ना। नहीं, हमको तो पता है उसमें चिप उप नहीं है, खड़े होकर बोल रहे हैं अरे चिप उप नहीं है, क्या बोल रही हो फालतू का, लेकिन उसको थोड़ी सुनाई देगा। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, अतः एक ही तरफ से चीजें आएंगी, दूसरी तरफ से उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हो, रिप्लाई नहीं कर सकते तुम। जैसे रेडियो हो गया और टीवी हो गया, ठीक है, ये किस में आता है, सिंपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आता है। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स मेथड, कहाँ जा रहा है बाबा, फिर क्या आता है तुम्हारा, हाफ डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। इसमें दोनों दिशाओं में संचार संभव है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा भेजा जा सकता है, जैसे वॉकी टॉकी। अब देखो वॉकी टॉकी लेते हो तो इसको समझो कि ये हाफ डुप्लेक्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें एक तरफ से जैसे तुम बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं यहाँ लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, ओवर एंड आउट,
अब ये तुम खत्म करोगे तब अगला उसका जवाब देगा कि ठीक है पैरा कमांडो यू आर गुड, फिर ओवर एंड आउट वो बोलेगा, अब तुम इधर से बोलोगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों दिशाओं में संचार संभव है, लेकिन एक समय में एक ही तरफ से चीजें जाएंगी। जब तुम बोलना बंद करोगे तो उधर से चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम भी बोले जा रहे हो वो भी बोले जा रहा है, ऐसा नहीं होता वॉकी टॉकी में। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, हाफ डुप्लेक्स मेथड इसको बोला जाता है। अब आगे आते हैं हम तीसरे नंबर पे, फुल डुप्लेक्स मेथड। इसमें एक ही समय में दोनों दिशाओं में एक साथ डेटा का आदान प्रदान और बातचीत संभव है, जैसे मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो है वो फुल डुप्लेक्स मेथड है, तुम भी बोलो हम भी बोले, दोनों लोग बात करते हैं, है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पे हम नेटवर्क की बात करेंगे, नेटवर्क के प्रकार की बात करेंगे, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, है ना। और ये नेटवर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है, लान का पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या है, मान का पूछ लेता है, वान का पूछ लेता है। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं और इसको समझते हैं कि नेटवर्क के प्रकार क्या है और उनके फुल फॉर्म क्या है। ऐसे यहाँ पैन दिया हुआ है, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लगभग 10 से 100 मीटर की सीमा में व्यक्तिगत उपयोग हेतु, जैसे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पैन में आता है, ठीक है। फिर आता है लान। लान का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लगभग 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र, जैसे स्कूल, अस्पताल या किसी संस्थान का नेटवर्क, जैसे वाईफाई। वाईफाई किस में आता है, लान में आता है, ठीक है। फिर आता है मान। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, लगभग 100 किलोमीटर की सीमा तक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क, ये होता है हमारा मान। और वान का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, भौगोलिक सीमाओं से परे विश्व को जोड़ने वाला विशाल नेटवर्क। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वो हमारा वान में आता है ना। तो ये सारी चीजें तुम समझ गए होगे। अब हम बात करें प्रोटोकॉल पे। ये सारी चीजें जो तुम पढ़ रहे हो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटोकॉल के बाद यहां से हम खत्म करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले दिन होगा, है ना। 3 क्लास में, आधे आधे घंटे के 3 क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की, है ना। चलो ये प्रोटोकॉल कल पढ़ाता हूँ, है ना। प्रोटोकॉल से फिर इंटरनेट, ईमेल वगैरह, है ना, महत्वपूर्ण इंटरनेट शब्दावली, ईमेल वगैरह, है ना, कैसे शुरुआत हुई स्मार्टफोन की शुरुआत। फिर डिजिटल शिक्षण प्रणाली को पढ़ते हम लोग कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये पीडीएफ चाहिए, मैं बता रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है। अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए 7752868599 पे कॉल करना, मैसेज करना, तुमको ये पूरी की पूरी पीडीएफ, मतलब ये वाली नहीं, जो हैंड रिटन है उसको मैं तुम तक भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।